स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है कोरोजन। कोरोजन जो है, अगर प्लस टू की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, उसमें कोरोजन आता है। और टेंथ की अगर हम बात करें तो टेंथ के दो चैप्टर में इंक्लूडेड है। एक तो फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और एक चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। तो कोरोजन जो वर्ड है, कोरोजन क्या है? कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ slow eating up of any metal in the presence of environmental factors like oxygen, carbon dioxide, hydrogen sulfide, moisture and etc. to form compounds like oxides, carbonates, sulfides, sulfates। तो यानी जो हमारी कोरोजन प्रोसेस है, कोरोजन क्या है? कोरोजन जो है किसी भी मेटल का धीरे धीरे खाया जाना, खत्म हो जाना, डिग्रेड हो जाना, वो जो प्रोसेस है। और किसके कारण हो रही है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण हो रही है। इन्वायरमेंट में जो गैसेस, जो मॉइस्चर, जो कंडीशंस प्रेजेंट हैं, उनकी प्रेजेंस के कारण जब कोई मेटल जो है वो डिग्रेड हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। अब फैक्टर्स की अगर हम बात करें कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे कोरोजन जो है वो डिपेंड करता है, या कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कोरोजन को। फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। कौन से फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को अफेक्ट करते हैं? तो पहला फैक्टर हम यहां डिस्कस करते हैं, पोजीशन ऑफ मेटल इन एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जहां पर मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से प्लेस कर रखा है। तो इसका मतलब मोर इज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ये कैसे इफेक्ट करता है? मोर इज द रिएक्टिविटी of metal more will be the rate of corrosion। corrosion जो है प्रोसेस, वो उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा। दूसरी बात, प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी। प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी, अगर किसी मेटल में इम्प्यूरिटी है तो वहां कोरोजन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इम्प्यूरिटी जो है, इम्प्यूरिटी इंक्रीजेस रेट ऑफ कोरोजन। क्यों? क्योंकि वो जो इम्प्यूरिटी है वो इलेक्ट्रिक सेल की तरह काम करने लग जाता है। अभी जब हम मैकेनिज्म कोरोजन का करेंगे तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इस बात को। थर्ड क्या है? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो आयोनाइज हो जाते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट है जहां पर कोरोजन, यहां पर मेटल प्लेस है, अगर वहां कोई ऐसा सोल्यूशन है जहां इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या होगा? वो दोबारा से क्या कर देगा? रेट ऑफ कोरोजन को इंक्रीज कर देगा। कोरोजन इंक्रीजेस। जैसे फॉर एग्जांपल सी वाटर में, इन सी वाटर आयरन gets corroded more as comparison to normal। क्यों? क्योंकि सी वाटर में क्या है? डिजोल्व सॉल्ट है, और वो जो डिजोल्व सॉल्ट का जो सोल्यूशन आएगा वो किस तरह से एक्ट करेगा? इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करेगा। तो क्या होगा? जो कोरोजन है वो बढ़ जाएगा। और अगर बात करें हम और फैक्टर्स की, तो इसमें और फैक्टर कौन से हैं? जैसे मान लीजिए पानी में डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा है, तो अगर पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व है या उसकी अमाउंट ज्यादा है तो भी क्या होगा? कोरोजन ज्यादा होगा। amount of dissolved carbon dioxide in water,
तो पानी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व है या ज्यादा अमाउंट में है तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का काम करेगा और क्या बना देगा, जैसे पानी में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा और वो जो H पॉजिटिव आयन है वो इनहेंस करता है कोरोजन को, क्योंकि वो उसके मैकेनिज्म में शामिल होता है। तो क्या होगा, कोरोजन इंक्रीजेज। इसी तरह अगर हमने कोई लेयर कर रखी है, कोई प्रोटेक्टिव लेयर का यूज कर रखा है, प्रोटेक्टिव लेयर, तो कोरोजन क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो उसके कोरोजन को घटा देगा। तो हमने जो फैक्टर्स किए उसमें क्या किया कि जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतनी ज्यादा कोरोजन की टेंडेंसी होगी। अगर मेटल में इम्प्योरिटी है तो कोरोजन के चांस बढ़ जाते हैं। अगर जो मेटल है जिसके कंटेक्ट में वहां कोई इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे हमने कहा सी वाटर में जो रस्टिंग की दिक्कत है वो ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि वहां इलेक्ट्रोलाइट है। इसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व है वाटर में, उसकी अमाउंट ज्यादा है, तो कार्बोनिक एसिड H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर सकता है। तो वहां पर भी क्या होगा, वो H पॉजिटिव आयन जो है वो हेल्प करेगा कोरोजन में। और अगर कोई इनर्ट लेयर जो है या ज्यादा रिएक्टिव मेटल की लेयर अगर कर दी जाए तो वो प्रिवेंट करता है कोरोजन को। यहां हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोरोजन किस तरीके से होता है। पहले अगर हम एग्जांपल लें तो कोरोजन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है कोरोजन ऑफ, एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हम बात कर सकते हैं कोरोजन ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन जो है फेमस मेटल है। आयरन की कोरोजन को इट इज नोन एज रस्टिंग। इसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। छोटी क्लासेस से हमने ये रस्टिंग का कंसेप्ट पढ़ रखा है। रस्टिंग का मतलब जंग लगना। तो होता क्या है कि व्हेन आयरन comes in contact with एयर, जिसमें से उसे ऑक्सीजन मिलता है, एंड मॉइस्चर, अ रेडिश ब्राउन layer of oxide is formed known as रस्ट। उसे हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। क्या हुआ, आयरन कम्स इन कंटैक्ट विद एयर से उसे मिला ऑक्सीजन, मॉइस्चर से उसे मिला वाटर, और क्या बना दिया उसने हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना दिया। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये है हमारे पास रस्ट। इसका केमिकल नेम एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका केमिकल नेम क्या है, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड क्यों, क्योंकि यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। और ये कौन सा ऑक्साइड है हमारा, क्योंकि यहाँ आयरन 3 पॉजिटिव है, तो इसको क्या कहेंगे हम, फेरिक ऑक्साइड। ये तो एक जनरल सा रिएक्शन है जो हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैं आपको बताने जा रही हूँ इसका मैकेनिज्म कि किस तरीके से कोरोजन जो है वो आयरन में होती है। तो मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन, मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन। अब कोरोजन का अगर मैकेनिज्म मुझे समझना है तो इट कैन बी वेल एक्सप्लेन्ड बाय टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, और इसका जो मैकेनिज्म है इट इज बेस्ड ऑन, it can be explained on the basis of, it can be explained on the basis of electrochemical theory. इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, जिसमें हम इलेक्ट्रिक सेल की बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the uneven surface or impurities
present in iron act as इलेक्ट्रिक सेल। जो आयरन की अनइवन सरफेस है, यहां बात की गई है अनइवन सरफेस की। जो कोरोजन है वो अनइवन सरफेस पे होता है, स्मूथ सरफेस पे नहीं होता, क्योंकि वहां पर वाटर ड्रॉपलेट जो है वो टिक नहीं सकता। तो यहां जो ये अनइवन सरफेस है या जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है आयरन में, वो कैसे एक्ट करेंगे? इलेक्ट्रिक सेल की तरह एक्ट करेंगे। एंड द dissolved carbon dioxide act as carbon dioxide in water act as इलेक्ट्रोलाइट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अभी हमने बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होता है, तो वो किस तरह से एक्ट करता है? इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करता है। अब होगा क्या, जब हमने कहा कि इलेक्ट्रिक सेल की तरह वो जो सरफेस है आयरन की वो एक्ट करेगी, तो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है? इन दीज स्मॉल इलेक्ट्रिक सेल्स प्योर आयरन एक्ट एज एनोड। आयरन कैसा एक्ट करेगा? एनोड। तो एनोड की अगर हम रिएक्शन की बात करें तो आयरन एनोड पर है, एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन। हम बहुत बार ये बात डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? आयरन 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये आयरन 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एनोड की रिएक्शन है। अब अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड पर क्या होगा? जो H पॉजिटिव आयन है, H पॉजिटिव विल रिड्यूस ऑक्सीजन इनटू वाटर। ये बात ध्यान रखनी है आपने कि कैथोड पर जो रिएक्शन होगा उसमें होगा क्या? H पॉजिटिव आयन विल रिड्यूस ऑक्सीजन इन वाटर। क्वेश्चन अराइजेस कि ये H पॉजिटिव आयन कहां से आया? हमने तो बात की डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की, हमने बात की ऑक्सीजन की, हमने बात की वाटर की। तो ये H पॉजिटिव आयन कहां से आया? ये कहां से आया है? ये वाटर से आ सकता है। ये कहां से आ सकता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिला तो इसने बना दिया कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड जो है ये एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये क्या लिबरेट करेगा? H पॉजिटिव आयन और कार्बोनेट आयन। तो मेरे पास H पॉजिटिव आयन कहां से आया वो क्लियर हो गया। ये जो H पॉजिटिव आयन है, ये H पॉजिटिव आयन क्या करेंगे? कैथोड पर, कैथोड की रिएक्शन लिख रही हूं मैं, ये H पॉजिटिव आयन कैथोड पर ऑक्सीजन को रिड्यूस करके वाटर में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर इसको बैलेंस किया जाए तो यहां 2 ऑक्सीजन है तो यहां 2 आ गया, यहां 2 आते ही क्या हुआ? 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहां क्या आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हमारे पास जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो है, अगर इसको हम इस टर्म में बोलें तो ये हमारे पास आ गई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन हमारे पास आई है, ये रिएक्शन कौन सी आ गई? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो हम इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखें हाफ रिएक्शन। तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, तो मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो होगा क्या? इक्वेशन 1 लिखती हूं मैं। इक्वेशन 1 क्या है कि Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। इक्वेशन 2 क्या है? 4H पॉजिटिव और ऑक्सीजन हमारे पास क्या आया? 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन हो रहा है इस प्रोसेस में और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अब क्योंकि इसे बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहां इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या आ गई? ओवरऑल रिएक्शन आई 2Fe प्लस 4H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन, और ये मेरे पास क्या आ गया? जब बैलेंस करेंगे तो आ जाएगा 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 2H2। ये मेरे पास आ गया, यानी अल्टीमेटली मेरे पास क्या बन गया? मेरे पास Fe2 पॉजिटिव आयन जो है बन गया है। अब इस प्रोसेस में आगे क्या होगा? फर्दर दिस Fe2 पॉजिटिव आयन विल कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड वाटर, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। ये जो Fe2 पॉजिटिव आयन आया है, Fe2 पॉजिटिव आयन विल कंबाइन विथ
ऑक्सीजन एंड वाटर, तो ये कंबाइन करेगा Fe2 पॉजिटिव किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा Fe2O3 एंड 8H पॉजिटिव आयन यहां पर प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि 8 है तो यहां पर क्या आ गया, 4 आ गया, और यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए, जब आप देखोगे तो बैलेंस हो जाएगा। ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया इधर 4 इतना आ गया, और ये आयरन 2 है इधर भी मेरे पास, सॉरी आयरन यहाँ 4 आ जाएगा, क्योंकि फिर चार्ज बैलेंस नहीं होगा। अब इधर चार्ज कितना है, +8 का, इधर भी चार्ज कितना है, और एटम भी बैलेंस हो जाएंगे। तो अब मेरे पास इस पूरी प्रोसेस में क्या आ चुका है, मेरे पास फेरिक ऑक्साइड बन गया, फेरिक ऑक्साइड यहां बन गया। अब फेरिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ये जो फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3 जो बना है, ये अगेन इट विल कंबाइन विद द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर और इन द एटमॉस्फेयर and it will be converted into hydrated ferric oxide। ये बन गया मेरे पास रस्ट का फॉर्मूला, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है जी, तो ओवरऑल हमने क्या किया, मैं आपको यहाँ पर एक छोटे से डायग्राम के साथ बताती हूँ कि हमने इस पूरी प्रोसेस में क्या करने की कोशिश की है कि हमारे पास एक अनइवन सरफेस है मेटल की, ये मान लीजिए आयरन मेटल है, इसका अनइवन सरफेस है, यहां पर क्या है, यहां पे ऑक्सीजन है यानी एयर आ गया, यहां पर मॉइस्चर भी है, इसमें डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो हमने क्या कहा कि एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शन होंगी, एनोड तो कौन एक्ट करेगा, आयरन एक्ट करेगा, और कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी कि ये जो वाटर से या कार्बोनिक एसिड से जो H पॉजिटिव आयन आया है, ये क्या करेगा, ये इस ऑक्सीजन को रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, वाटर में। पूरी प्रोसेस यहां हमने लिखी है, और ये जो है किसमें कन्वर्ट होगा, Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, जो फर्दर आगे फिर ऑक्सीजन और वाटर के साथ कंबाइन करके फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो लेयर है वो रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। और ये लेयर जो है, ये कोरोजन जो है, ये इंक्रीज होता है कब, मान लीजिए सॉल्ट की प्रेजेंस है, जिसको हम कहते हैं इम्प्यूरिटी की प्रेजेंस में, जैसे जो कोल्ड सीजन होता है जहां पर भी स्नोफॉल होती है और सॉल्टिंग ऑफ रोड किया जाता है, वहां के जो व्हीकल्स हैं उस टाइमिंग के दौरान उनकी जो रस्टिंग की टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि वो डिजोल्व सॉल्ट की उसमें कांटेक्ट में आते हैं और डिजोल्व सॉल्ट की फॉर्म में उन्हें इलेक्ट्रोलाइट मिलता है, जिसके कारण कोरोजन बढ़ जाती है। तो ये जो है टोटल मैंने एक्सप्लेन किया आपको मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन। बारी आती है कि कोरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं, लेकिन उससे पहले सिर्फ कोरोजन जो है वो आयरन की ही नहीं होती, कोरोजन अदर मेटल्स की भी होती है। तो अभी तो हमने बात की थी कोरोजन ऑफ आयरन की, दूसरी हम बात करेंगे अदर मेटल में कोरोजन ऑफ कॉपर। आपने देखा होगा कि कॉपर के जो अपरेटस हैं या कोई यूटेंसिल आपके घर में हो, तो कॉपर को लगातार यूज करने पर अगर हम उसको रेगुलर क्लीनिंग ना करें तो उसके ऊपर ग्रीन कलर के पैचेस पड़ जाते हैं। अब ये ग्रीन कलर के पैचेस क्यों आए, व्हेन कॉपर comes in contact with air and moisture, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर के कंटैक्ट में जब आया तो क्या होगा, कॉपर है हमारे पास, एयर से इसने लिया ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहां से मिला, एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और मॉइस्चर जो है ये भी उसे एटमॉस्फेयर से मिला है। तो मॉइस्चर जब इसके कांटेक्ट में आता है तो एक बेसिक लेयर बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, यानी क्या है, बेसिक, इसका नाम क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। और बेसिक कॉपर कार्बोनेट ये ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, ग्रीन लेयर आ जाती है कॉपर के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये जो है स्लो प्रोसेस है, जो कोरोजन है इट इज अ स्लो प्रोसेस, और क्योंकि कम रिएक्टिव मेटल है तो इसमें और भी स्लो है, लेकिन ग्रीन कलर के पैचेस जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो कि ओर में हमने पढ़ा था मेलेकाइट का फॉर्मूला।
यानी इन्वायरमेंट में वो जो कॉपर की जो प्रेजेंस है वो कैसे पाई जा रही, मैलेकाइट। क्यों? क्योंकि वहां पर उस कॉपर ने ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन किया होगा। अब कई बार पूछा जाता है कि हम ये जो ग्रीन लेयर है इसको कैसे हटा सकते हैं। तो इस ग्रीन लेयर को कैसे हटाया जा सकता है? इस ग्रीन लेयर को हटाया जा सकता है टैमरिंड के साथ, इमली। ठीक है, इसको हटाने के लिए हम विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हटाने के लिए हम लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे हटाया जा सकता है भाई? ये बेसिक लेयर है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। जब इसमें कोई एसिड मिक्स किया जाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन होगी और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये टूटेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर। तो आपके पास जो शाइनिंग कॉपर है वो आ जाएगा। यानी अगर मेरे पास कोई ऐसा यूटेंसिल है जिसमें ग्रीन पैचेस पड़ चुके हैं, कॉपर का यूटेंसिल है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इमली से, विनेगर से या फिर नींबू का इस्तेमाल करके अगर उसको रब कर दिया जाए उसके ऊपर या विनेगर में उसे थोड़ी देर के लिए डिप कर दिया जाए तो ये जो बेसिक लेयर है इसको वो खत्म कर देता है। अब इसी तरीके से बात करते हैं हम कोरोजन ऑफ सिल्वर। जो चांदी है वो भी रखी रखी धीरे धीरे काली पड़ जाती है, तो वो जो सिल्वर है वो ब्लैक कोटिंग क्यों आ जाती है उसके ऊपर, उसका रीजन भी क्या है, कोरोजन। तो सिल्वर जो है, सिल्वर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एयर और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Ag2s प्लस हाइड्रोजन। ये जो Ag2s है ये इसे कहां से मिला, ऑब्वियस सी बात है एयर से मिला है। ये जो Ag2s है ये ब्लैक कलर का कंपाउंड है, ब्लैक कलर्ड है, तो इसकी जो लेयर है वो उसके ऊपर आनी शुरू हो जाती है। तो इसके कारण क्या है, जो चांदी है वो ब्लैकनेस उसके ऊपर आ जाती है। अब अगर इसे हमें रिमूव करना हो तो हमने पढ़ा है कि हम टूथपेस्ट का इसमें यूज कर सकते हैं। अब टूथपेस्ट में क्या है, टूथपेस्ट में कुछ एब्रेसिव मटेरियल्स होते हैं। अब्रेसिव मटेरियल क्या होते हैं, जो किसी की लेयर को घिस के साफ कर दे। तो अब्रेसिव मटेरियल होने के कारण इसमें अब्रेजन होगी और वो जो लेयर है, जो ऊपर की लेयर है वो हट सकती है। और इसमें कुछ टूथपेस्ट में स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है जो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, सिल्वर सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। दोबारा से आपके पास ये जो ब्लैकनेस है वो रिमूव हो जाएगी और आपके पास वो जो चांदी है वो चमकती हुई आ जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया कि सिर्फ आयरन उसी की कोरोजन नहीं होती बल्कि कॉपर, सिल्वर की भी कोरोजन होती है। इसी तरह कोरोजन जो है वो और भी मेटल में होती है, जैसे कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम की कोरोजन। अब एल्यूमिनियम की कोरोजन, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, इसका मतलब यहां तो कोरोजन और फास्ट होगी, लेकिन कोरोजन in case of aluminium is advantageous। यहां पर क्या है, जहां आयरन के केस में कोरोजन जो है वो आयरन को खत्म कर देता है, लेकिन इन केस ऑफ एल्यूमिनियम इसके लिए ये जो कोरोजन है ये एडवांटेजियस है, फायदेमंद है। कैसे फायदेमंद है, when aluminium comes in contact with moisture, a layer which is protective in nature। और वो लेयर कौन सी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जो है एल्यूमिनियम के उस पूरे जो भी मेटल है या फिर हमारा यूटेंसिल है उसके चारों तरफ ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, विच इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, विच प्रिवेंट फर्दर कोरोजन ऑफ इनर लेयर्स। अब जब ये एक बार लेयर आ गई एल्यूमिनियम के ऊपर तो अब फर्दर कोरोजन नहीं हो सकती उसके इनर लेयर्स में भी। तो यानी कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जिसमें कोरोजन उतना भयंकर नहीं है जितना कि आयरन के केस में। सीरियस प्रॉब्लम है कोरोजन ऑफ आयरन, रस्टिंग इज अ सीरियस प्रॉब्लम,
क्योंकि वो धीरे धीरे लोहे को खोखला कर देता है। लेकिन एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, ये ऐसे मेटल है जिसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। हाँ, कोरोजन होती है उनकी, लेकिन वो जो कोरोजन है वो उनके लिए प्रोटेक्टिव साबित होती है, क्योंकि इनर लेयर जो है वो फर्दर कोरोड नहीं हो सकते। सिर्फ मेटल ही नहीं, बल्कि हमारे कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी हैं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण कोरोड हो रहे हैं। एग्जाम्पल आप सभी ने पढ़ा होगा, not only metals but some historical monuments like Taj Mahal, historical monuments like Taj Mahal get corroded in the presence of environmental factors। और वो environmental factor कौन से हैं? लाइक एसिड रेन हम सभी को पता है, जो आसपास जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंडस्ट्रीज में से जो गैसेस इवॉल्व हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये जब पानी में मिलती हैं, जैसे मैंने इसका एग्जांपल ले रही हूं, तो जब बारिश होगी ये पानी में डिसॉल्व होंगे तो ये क्या बना देंगे? एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमारा जो मॉन्यूमेंट है मार्बल से बना हुआ है, और मार्बल केमिकली क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। ये मार्बल जब कांटेक्ट में आएगा H2SO4, HNO3, H2CO3, तो ये क्या है? ये कहां से आया? ये एसिड रेन से आया। तो क्या होगा? ये इसके नेचर को चेंज कर देगा, यानी जो शाइनिंग थी वो किसके कारण थी? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो व्हाइटनेस थी, जिसके कारण वो येलोनेस जो है वो क्रिएट होती जा रही है, येलोनेस आती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसे भी कोरोजन की कैटेगरी में लिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कि हम कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में जो फर्स्ट मेथड है बैरियर प्रोटेक्शन। कौन सा मेथड है? बैरियर प्रोटेक्शन। अब बैरियर प्रोटेक्शन में यानी हमें कोई बैरियर जो है वो बना देना है मेटल सरफेस के ऊपर, जिसके कारण कोरोजन ना हो। यानी कोरोजन क्यों हुई? कोरोजन हुई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कांटेक्ट में मेटल के आने पर। यानी हम कोई ऐसी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं जिससे कि क्या हो, उसके ऊपर एक लेयर आ जाए, एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाए जो कि इसको प्रिवेंट करे। अब बैरियर प्रोटेक्शन में जैसे हम करते हैं ऑयलिंग, ग्रीसिंग, छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम रस्टिंग को कैसे बचा सकते हैं। तो ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके, पेंटिंग करके, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? बैरियर बना सकते हैं। अब ऑयल, ग्रीस, पेंट ऐसे मीडियम हैं जो मेटल को हवा और पानी से बचा के रखेंगे। तो क्या होगा? उतने टाइम तक वो कोरोजन जो है उस मेटल पर नहीं होगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मेथड है, जो फेमस है, वो है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अब सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन नाम से पता चल रहा है सैक्रिफाइस। अब सैक्रिफाइस कौन करेगा? ये जो मेथड है इसमें क्या किया जाता है? एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल की लेयर करवा दी जाती है कम रिएक्टिव मेटल के ऊपर। अब क्या होगा? जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसका असर उस मोर रिएक्टिव पे होगा, यानी जो इंटरनल लेयर थी उस मेटल की वो बची रहेगी, वो कोरोजन नहीं होगा उसका। तो यानी अ लेयर ऑफ by forming a layer of
more reactive metal on, अगर हम रेस्टिंग की बात कर रहे हैं, ऑन आयरन, फॉर एग्जाम्पल जिंक। जब हम जिंक की लेयर करवाते हैं आयरन के ऊपर तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। और ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्यों कहला रहा है? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो ये क्या करेगा? ये मतलब अब जो फैक्टर्स हैं वो इसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे, जो आयरन है वो बचा रहेगा रस्टिंग से। इसी तरीके से टिन का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेयर ऑफ टिन। तो टिन की जो लेयर की जाती है, टिन की भी लेयर करवाई जा सकती है, टिन कोटिंग करवाई जा सकती है, लेकिन इसमें होता क्या है कि जब तक ये तभी तक फायदेमंद है जब तक इसकी इंटैक्ट लेयर प्रेजेंट रहे। जैसे ही ये, क्योंकि टिन जो है वो कम रिएक्टिव है आयरन से, तो जब तक कि इसकी लेयर इंटैक्ट है, टूटी फूटी नहीं है, तब तक तो ये कोरोजन से बचा के रखता है। लेकिन होगा क्या, यहां हमने ज्यादा रिएक्टिव से करवा दिया, यहां हमने कम रिएक्टिव से। अब क्या होगा, अगर इसकी लेयर टूटी फूटी हो गई कहीं से भी, तो अब कोरोजन ऑफ आयरन को नहीं बचा सकता, तब जो आयरन है वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा जो मेथड है, थर्ड मेथड इज इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन जो कई बार एमसीक्यूज में आता है कि इनमें से कौन सा मेथड है जो रस्टिंग ऑफ आयरन से बचा सकता है। तो यहां पर जो थर्ड मेथड है हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। अब इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ कुछ वायरिंग वगैरह की बात करेंगे। इसमें भी सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन की तरह ज्यादा रिएक्टिव मेटल को कम रिएक्टिव मेटल के साथ लिया जाता है। लेकिन सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या था कि हम एक लेयर करवा देते हैं, जैसे आयरन के ऊपर जिंक की लेयर करवा दी। इसमें लेयर नहीं करवानी होती, बल्कि जैसे जो अंडरग्राउंड पाइप हैं, जो वाटर पाइप्स हैं, जो सॉइल के नीचे जो पाइप्स बिछाई जाती हैं, उनकी अगर बात करें तो उन केसेस में क्या होता है, अ पीस ऑफ मैग्नीशियम, कैसा मेटल है, रिएक्टिव मेटल है, is connected with the help of wire with iron pipe। क्या करेगा, इसको क्या करेंगे हम, मैग्नीशियम के टुकड़े को, मैग्नीशियम जो कि ज्यादा रिएक्टिव है, एक वायर की हेल्प से, जो हमने यहाँ पाइपलाइंस ली हैं, यहाँ पे जो पाइपलाइन बिछी हुई है, जो भी आयरन की पाइपलाइंस है यहाँ पे अंडरग्राउंड, इनके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ये आयरन है। अब हमने क्या कहा, इस प्रोसेस को और क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन क्यों कैथोडिक हुआ भाई? अब ये कैथोडिक कैसे है, जब हमने मैकेनिज्म किया तो हमने देखा जो आयरन है वो एनोड की तरह एक्ट करता है। अब यहां ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होगी, यानी इसकी ऑक्सीडेशन होगी, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या एक्ट करता है, एनोड। तो यानी अब आयरन जो है वो कैसा एक्ट कर रहा है, कैथोड। इसका मतलब क्या है कि जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा वो किसको इन्फ्लुएंस करेगा, वो इस एनोडिक पार्ट को, यानी मैग्नीशियम को जो कि ज्यादा रिएक्टिव है, इसको अफेक्ट करेगा। और रस्टिंग ऑफ दिस पार्ट ये क्या रहेगा, ये रस्टिंग से बच जाएगा। और अगर हम और किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को, बाय यूजिंग सम टाइप ऑफ सॉल्यूशंस जिन्हें हम एंटी रस्ट सॉल्यूशन कहते हैं। बाय यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल दीजिए एंटी रस्ट सॉल्यूशन का। अब अगर आपको मैकेनिज्म याद हो तो मैकेनिज्म में हमने कहा जो H पॉजिटिव आयन है इसका बहुत रोल है उसमें। तो अगर मैं किसी तरीके से इस H पॉजिटिव आयन की जो प्रोडक्शन है इसको रोक दूं, इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको कम कर दूं, इसका मतलब क्या किया, मैंने कोरोजन को प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया या थोड़ा कम कर दिया। तो अब H पॉजिटिव आयन की प्रोडक्शन को, इसकी कंसंट्रेशन को मुझे क्या करना है, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना है। तो जो एंटी रस्ट सॉल्यूशंस आते हैं, अगर इनके एग्जांपल हम देखें तो हमारे पास एग्जांपल आते हैं एल्केलाइन फॉस्फेट्स एंड
एल्केलाइन क्रोमेट्स, एल्केलाइन फॉस्फेट और एल्केलाइन क्रोमेट जो है वो यूज किए जाते हैं एंटी रस्ट सॉल्यूशन। नाम से पता चल रहा है एंटी रस्ट का क्या मतलब होगा, जो रस्टिंग से बचाता है। अब ये कैसे हैं, ये एल्केलाइन है। अब अल्कलाइन आप सभी को पता है यानी बेसिक नेचर के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आयरन को, नॉर्मली भी अगर हम बात करें तो अगर आयरन को हम डिप कर दें, डिप्ड इन एल्कलाइन सोल्यूशन, तो क्या होगा, H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी और कोरोजन विल बी प्रिवेंटेड। क्यों, क्योंकि H पॉजिटिव यानी एसिडिक और ये बेसिक था, न्यूट्रलाइजेशन करने की कोशिश करेगा, H पॉजिटिव आयन को घटाने की कोशिश करेगा, खत्म करने की कोशिश करेगा, तो उससे क्या होगा, कोरोजन से बचाया जा सकता है। तो इस पूरी वीडियो में हमने कोरोजन क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, आयरन का कोरोजन जिसे हम रस्टिंग कहते हैं उसका पूरा मैकेनिज्म, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और कॉपर, सिल्वर इनकी कोरोजन कैसे होती है, कैसे एल्यूमिनियम कोरोड होता है और कैसे उसके लिए एडवांटेजियस साबित होता है, ये सारा टॉपिक जो है इसमें हमने कवर किया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, न्यू व्यूअर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।